गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट आपका विज्ञान। तो लेसन आपका 14 चल रहा था, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हमने ये देखिए आपका पिक्चर बना हुआ है समपाचित्र डाइजेस्टर कि अपने रफ मटेरियल को गैस गोबर है या कचरा है हरी साग भाजी का, उसको हम लोग किस प्रकार से इकट्ठी करके और ऑक्सीजन के बिना उसको कैसे विघटित करते हैं और गोबर गैस तैयार करते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया था। देखिए आपका पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आप साथ में अच्छी तरह से इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुम्मद जैसी संरचना होती है, यानी जिस प्रकार से गुम्मद बना होता है मस्जिदों का, वैसे ईंटों से बनी हुई गुम्मद जैसी संरचना होती है। जैसे गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे करदम अंग्रेजी में सेलरी कहते हैं, बनाया जाता है, जहाँ से इसमें संपाचित्र डाइजेस्टर में डाल देते हैं। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्षा होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी चारों तरफ से वो बंद होता है, टंकी टाइप का, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अवयवी सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो अंदर जो अवयवी होते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। यहाँ धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अवशिष्ट शेष नहीं रह जाता है। जैसे अपने कोयला है या लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद हमें कोयला मिल जाता है, कोयला के जलाने के बाद राख रह जाती है। तो इसके पश्चात कोई इस गोबर गैस का जब इसका उपयोग करेंगे तो हमें कोई भी अवशिष्ट नहीं रह जाता। इसकी तपन की क्षमता जो होती उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए, उजाला करने के लिए किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। जो अंदर हम जिस टंकी में बनाते हैं जैव गैस, तो उसको फिर जब नीचे का जो तलिए का बचा हुआ होता है, शेष बचा हुआ, तो उसको हम समय समय पर उसको टांकी को साफ भी करते हैं। इस स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः ये एक उत्तम खाद के रूप में काम आती है। इस प्रकार जैव अपशिष्टों व वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते बिना उपयोगी, उनको सुरक्षित उपाय भी मिल जाते हैं। जैव मात्रा में ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, यानी जैव ऊर्जा में अपना नवीन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो आप ये जानते हैं, आप सोचते हैं कि आप पता चला होगा कि आपको कि गोबर गैस किस प्रकार से बनती है, यानी पशुओं का गोबर है, मलमूत्र जो, और साग भाजी और कचरा जो गांव का, ये सब निकाल के उसमें डाल देते हैं टंकी के अंदर, और उसका जो गैस नहीं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके अंदर उसको अपघटित होती है। अपघटित हो करके वो जब ऊर्जा तैयार हो जाती है तब हम उसको पाइपों के द्वारा बाहर सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आप आइए पवन चक्की विषय में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और पवन चक्की को आपने देखा भी होगा। एक बार फिर से चित्र को देख लीजिए, पवन चक्की किसे कहते हैं और किस प्रकार पवन चक्की में ऊर्जा का उपयोग होता है। 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि किस प्रकार सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तृप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। यानी किस प्रकार सूर्य की जो विकिरण होती है उसकी भूखंड
यानी ज़मीन की और जलाशयों के असमान जलाशय जो हमारे हैं तो उसकी तपन से वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं। असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न हो जाती है तथा पवनों का प्रभाव होता है। तेज पवन चलता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जाता है। यानी विज्ञान इतना डेवलप हो गया, साइंटिस्ट लोग जो इतने हैं वैज्ञानिक को किसी भी चीज़ को व्यर्थ में नहीं डालना है। यहाँ भी कचरे का उपयोग करके उन्होंने गोबर गैस तैयार करी। अब यहाँ पवन का उपयोग करके ये लोग उसको पवन चक्की के रूप में उपयोग इसका करने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता रहा है। उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की द्वारा प्रचलित जल पंप, पानी को ऊपर उठाने वाले पंप में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घुड़ी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर यानी कोई मोटा खंभा कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। चित्र आपने देखा है 14.5 में। पवन चक्की की घुड़ी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनयंत्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एकल पवन चक्की का निर्गत अर्थात उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता है। किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। यानी बड़ा क्षेत्र हो जहाँ पे मैदान, तो वहाँ पे कई पवन चक्कियाँ लगाई जा सकती हैं और कई पवन चक्कियों के द्वारा काम पानी निकालने के लिए हैंडपंप की तरह यूज़ किया जा सकता है। आटा पीसने की पवन चक्की का लिए किया जा सकता है तथा इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। डेनमार्क को पवन का देश कहते हैं। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में आगे है, जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में 5वां स्थान है। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमान के अनुसार लगभग 45,000 MW विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का जो विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है जहां पे 380 MW विद्युत उत्पन्न करता है। पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो, यानी जहाँ पे अधिकतर तीव्र पवन चलता हो। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किमी/आवर से भी अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही संचालक सेलों जैसी कोई पूर्ति कर सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा हवा नहीं चल रहा है तो अपनी सेल के द्वारा उस पवन को चक्की को घुमाया जा सके। उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती है। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। ILM वाट के जनयंत्र के लिए फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पवन फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत यानी जो शुरुआत करते हैं तो लागत अत्यधिक लगती है। इसके अतिरिक्त पवन चक्कियाँ के दृढ़ आधार पर पंखुड़ियों वायुमंडल में खुले होने के कारण अधर चक्रवात, धूप, वर्षा और प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं। उनके लिए उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता होती है, यानी कि जो बहुत तेज़ हवा चलती है, वर्षा होती, चक्रवात आता है, उसके ऊपर वो पवन का हमारा जो पंखा होता है टिका होता है थमले के ऊपर, तो इसलिए उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे वो टिका रह सके। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने आपको यहीं पे ये चैप्टर पैराग्राफ फिनिश किया है। इस पैराग्राफ के अंदर से अमुक पॉइंट आपको छांट करके क्वेश्चन बनाने हैं और इसको पढ़ना है और अच्छी तरह से अपने नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। छोटे क्वेश्चन भी बनाने हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनाने हैं।